हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के वन शॉट सेशन की। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नंबर सिस्टम का हर एक टाइप का सवाल। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सिस्टम से, इस सेशन को, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप ना कर सको, क्योंकि मैं इस सेशन में आप लोगों को हर एक टाइप का वो सवाल करवाने वाला हूं जो नंबर सिस्टम से उठ के आता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला मेरा वन शॉट वीडियो आप लोगों को देख लेना है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। उसके बाद आप लोग अपना एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल कोई भी बुक अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। ठीक है, तो बढ़ते बिना किसी देरी के साथ आगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर अगर कोई बच्चा नया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी, सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो नंबर सिस्टम जो है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का। और इस चैप्टर की जो वेटेज है अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के पास 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 10 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आप लोगों के पास बेटा इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप किस तरीके से रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे √2, √3, √5, इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोगों के पास आता है इस चैप्टर से PYQ की फॉर्म में कैसे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है उसे PYQ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर या इरेशनल नंबर का जो ऑपरेशन होता है वो किस तरीके से, ऑपरेशन यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किस तरीके से काम करता है। फिर आता है आपके पास रेशनलाइजेशन, और लास्ट में आप लोगों के पास है बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये दो टॉपिक इस पूरे के पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा वेटेज रखते। लगभग 80% पेपर आप लोगों का यहां से आता है। आपके पास ये जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये जो बाकी के टॉपिक्स आप लोग देख रहे हो, इन टॉपिक से आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। इन टॉपिक से अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो ज्यादा कुछ है नहीं, इन टॉपिक में सफिशिएंट है। लेकिन ये जो एंड के दो टॉपिक है, यहां से आपको एडिशनल बुक रेफर करनी ही पड़ेगी अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कोई भी सवाल एनसीईआरटी से नहीं आएगा इन दो टॉपिक से पर्टिकुलर। तो मैं आप लोगों को इस सेशन में इन दोनों टॉपिक्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ये टॉपिक्स भी करवाऊंगा, सब खत्म होगा। पूरा 10 मार्क्स आप यहां से बनाकर लेकर जाओगे आज के इस सेशन में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार आप लोगों के लिए एक डोज ऑफ मोटिवेशन, ताकि आप लोग थोड़ा सा पंप अप रहो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, है ना। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, पहचान लेगा जमाना, अलग चल के तो दिखा, है ना। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अलग चलना है बाकी के लोगों से, बाकी की दुनिया से, तभी आपको जमाना पहचानेगा। अगर आप भीड़ में चलोगे ना, कोई आपको नहीं पहचानेगा। जिस दिन आप अलग चलने लग जाओगे भीड़ से, उस दिन आपको सारे लोग पहचानने लग जाएंगे। ठीक है, तो कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, और कुछ करके दिखाना है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, खुद को प्राउड फील करवाना है। ठीक है जी, चल। तो बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना हो कर लो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना। आ जाओ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। तो देखो, शुरुआत होती है आप लोगों की बेटा रियल नंबर से। अब ये रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर, रियल नंबर को आप अभी ऐसे समझ सकते हो, जितने भी नंबर आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी नंबर आपको पता है,
2.5, 6.8, -1/2, 3/4, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 0, -3, -8, जितना भी कोई भी नंबर आप लोगों के पास दिमाग में आता है, √2, √3, वो सारे के सारे नंबर आप लोगों के रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर्स आते हैं। एक होता है बेटा रेशनल नंबर, एक होता है आप लोगों के पास रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है आप लोगों के पास दूसरा टाइप जो कि होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इस वीडियो को बेटा 1.5 पे देख सकते हो, है ना, अपना स्पीड को 1.5 या 1.75 जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनको हम लोग PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखना, ये जो P एंड Q है, P एंड Q जो है आर को प्राइम नंबर्स। अभी आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, को प्राइम नंबर होते क्या है। ठीक है ना, P एंड Q क्या होने चाहिए बेटा? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है भाई, वहीं अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनको आप लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनको आप लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना बेटा, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर्स आप लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा फ्रैक्शन वाले, है ना, फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर्स, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास इंटीजर्स, एक होता है आप लोगों के पास इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, एक होता है फ्रैक्शंस और एक होता है इंटीजर्स। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अभी इनके एग्जांपल्स भी लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 1/2 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, -3/4 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, 4/6 जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है 2/3 ऐसे, तब जाके ये को प्राइम नंबर्स बनते हैं। को प्राइम नंबर अभी आगे भी समझाऊंगा, लेकिन फ्रैक्शंस यानी कि ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोला जाता है, क्योंकि ये देखो P/Q की फॉर्म में भी है, P/Q की फॉर्म में भी। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, अगर आप देखोगे इनको इंटीजर्स को थोड़ा, तो इंटीजर्स जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 जो सिंपल इस तरीके के नंबर्स होते हैं, तो इनको बोला जाता है इंटीजर्स। अब आप बोलोगे कि भैया क्या ये रेशनल नंबर है? मैं बोलूंगा हाँ बेटा ये रेशनल नंबर है। आप बोलोगे भैया ये तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, इसके नीचे तो मतलब कुछ है ही नहीं, ये तो बस मतलब ऐसे फ्रैक्शन वाले P/Q की फॉर्म में नहीं दिख रहा है वो मुझे, तो ये कैसे रेशनल नंबर कहलाएगा? तो बेटा अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है तो उसके नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, क्योंकि 1 लिख दोगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये इंटीजर्स जो है आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, और इस तरीके से आप इनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया फिर तो उस हिसाब से इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए, अगर मैं सबके नीचे 1 लगा दूं तो सब रेशनल नंबर बन जाएंगे, तो इरेशनल नंबर होता क्या है? तो अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, इरेशनल नंबर्स जो अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको डेसिमल वाले नंबर्स भी बताऊंगा, लेकिन आप यहां पे समझो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। इनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझो जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ऐसे नंबर्स जिनका आपको वैल्यू नहीं पता, जिनका आपको वैल्यू नहीं पता। क्या आपको √2 का वैल्यू पता है? आप बोलोगे नहीं पता। √3 का वैल्यू पता है? नहीं पता। √5 का पता? नहीं पता। √4 का जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता है, कितना है? 2। तो 2 जो होगा वो किसका पार्ट हो जाएगा? रेशनल नंबर का होगा। √3 का वैल्यू नहीं पता तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर का पार्ट होगा।
समझे? तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स, अभी के लिए ऐसे नंबर्स जिनका आपको अंडर रूट के अंदर का वैल्यू नहीं पता, ठीक है? या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 डॉट। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इसके बारे में थोड़ी देर में अभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इरेशनल नंबर को इतना समझो जिसका हमें अंडर रूट के अंदर का वैल्यू नहीं पता, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। चलो जी, अब अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स के अंदर और नंबर आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपके पास होल नंबर। अब होल नंबर हमने बचपन से पढ़ा है, होल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी। फिर होल नंबर के अंदर आता है बेटा नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझो। अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, अगर आप, वैसे ये फ्रैक्शन के, इंटीजर जो है फ्रैक्शन के अंदर का ही पार्ट है ना, इंटीजर जो है फ्रैक्शन के अंदर का ही पार्ट है। तो अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपके पास आंसर आएगा हमेशा यस, ठीक है, याद रखना। और अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो आंसर आएगा आपके पास हमेशा नो, ठीक है? नीचे से ऊपर जाओगे तो आंसर आएगा यस, ऊपर से नीचे आओगे तो आंसर आएगा आपके पास नो। भैया क्या चीज बता रहे हो ये? अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा क्या चीज है ये। आपके पास सवाल पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, एवरी होल नंबर इज आ रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर है? तो देखो इसको समझना कैसे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर हैं? क्या ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर हैं? आप बोलोगे 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इनके नीचे 1 लगा दूंगा मैं। तो यस, सारे के सारे नंबर्स आपके पास रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर किसी बच्चे को ये कहानी समझ में नहीं आती है तो उसे क्या करना है? देखो होल नंबर कहाँ है? नीचे। नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर। रेशनल नंबर कहाँ है? ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? यस आएगा। इसके लिए ये यस और नो है, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं एक और। आपसे वो पूछेगा, एवरी इंटीजर इज आ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो समझोगे कैसे इसको? इसको पहले मैं आपको समझाता हूं। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो क्या ये सारे के सारे इंटीजर्स, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। 0 तो खैर है, यहां से होल नंबर की शुरुआत हो जाती है, बट ये तीनों के तीनों और इससे पहले के जो इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। कुछ इंटीजर्स होते हैं बट सारे इंटीजर्स नहीं होते। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपको इतना पता चल गया है तो आपको पता है इंटीजर कहां है? ऊपर। होल नंबर कहां है? नीचे। ऊपर से नीचे आओगे तो आंसर क्या होगा? हमेशा नो होगा। समझ रहे हो? है ना? हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं यार, एक बार ये डेसिमल्स की भी बात कर लेते हैं, फिर आगे अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना? इंट्रोडक्शन, ये हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। फिर आपके पास एक और कैटेगरी आती है बेटा डेसिमल्स की। अब ये डेसिमल्स क्या चीज़ होते हैं और किस प्रकार के होते हैं और क्या इनकी अहमियत है यहाँ पे, वो समझते। डेसिमल जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं। एक होता है आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग और एक होता है आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या चीज़ है? देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स को बोला जाता है जो टर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे आपने डेसिमल्स पढ़ा होगा 3.14, ठीक है, 4.20 या 4.2, है ना, 0.19, इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं इनको टर्मिनेटिंग बोला जाता है। जैसे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो जब आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हो तो इनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब जैसे मान लो 3.14 है, तो मैं अगर डेसिमल हटाऊंगा तो बचपन में सिखाया जाता है 100 लग जाएगा नीचे। 4.2 है, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। तो अब आप अगर इनको देखोगे तो इनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और अगर कोई नंबर आपके पास P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उस नंबर को बोला जाता है क्या? रेशनल नंबर। तो जितने भी टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब अगर इतनी कहानी क्लियर है तो नॉन टर्मिनेटिंग की भी कहानी सुन लो। नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेटा रिपीटिंग, या फिर जिसे हम रिकरिंग भी बोलते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है जिसे हम रिकरिंग भी बोलते हैं। और दूसरा होता है बेटा नॉन रिपीटिंग, या फिर जिसे हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो क्या चीज है ये, इसको समझो। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग वाले को समझो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है 1.4326 ... अब अगर आपसे मैं पूछूं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? डेसिमल के बाद आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनफाइनाइट डिजिट्स है, आप गिन नहीं पा रहे हो। ... का मतलब है और भी कंटिन्यू हो रहा है। तो जब आप डेसिमल के बाद की डिजिट्स काउंट नहीं कर पा रहे हो तो उनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये 2 प्रकार के कैसे होते हैं इसको समझो। अरे है ना, अब ये रिपीटिंग वाले कैसे होते हैं इसको समझो। देखो, रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 1.414141 ... देखो, नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि डेसिमल के बाद हम काउंट नहीं कर पा रहे, और ये जो 414141 है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे 1.7777 ... ये ... लगाना जरूरी है। अगर आप ... नहीं लगाओगे तो वो टर्मिनेटिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास रिपीटिंग। अब ये जो नंबर है जैसे 1.77, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, इसके ऊपर बार, इसका मतलब है 7 रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे ये है 1.41 के ऊपर बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है आप लोगों के पास? ये होता है आपके पास जैसे 2.31269 ... नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है, जैसे 1.010010001 है ना। तो अब अगर आप देखोगे ... पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 00001 है, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 414141 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे अगर होता 01010101 तो वो रिपीटिंग वाले में आ जाता। लेकिन यहाँ पे 01 001 00001 4 बारी 01 रिपीटिंग का पार्ट नहीं है वो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग का पार्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और कहानी को समझो। ये जो नंबर होते हैं आपके पास, ये जो नॉन रिपीटिंग वाले रिपीटिंग वाले होते हैं, इनको भी आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे चल के देखोगे आप कैसे। तो इसी कारण ये भी आपके पास रेशनल नंबर कहलाते हैं, इसी कारण ये भी आप लोगों के पास रेशनल नंबर बन जाते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं,
इन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये आप लोगों के पास इरेशनल नंबर बन जाता है। समझे? तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले जो डेसिमल्स है वो आपके पास रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है उनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो जिस वजह से वो आपके पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास है मान लो 2.3149 डॉट 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 डॉट। अब अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो कितने जीरो लगाऊं नीचे, मेरे पास तो डिजिट ही नहीं पता, तो इसका मतलब इसे P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से वो आपके पास इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे भैया इसके नीचे भी तो सेम कहानी, इसके नीचे भी सेम कहानी है, लेकिन आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आगे चल के सीखोगे कैसे। ठीक है, चलो जी। तो यार ये आप लोगों के पास इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट था, और यहां से आप लोगों के पास 2 मार्क्स तक के सवाल बन सकते। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स का सवाल आ जाता है कभी कभार यहां से। ठीक, चलो बाकी नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अब समझेंगे कि अगर आप लोगों के पास 2 रेशनल नंबर है, एक मान लो आपके पास r है, एक आपके पास s है, अगर मुझे बताना है इन दोनों के बीचों बीच कौन सा नंबर है, तो आप लोग बताओगे r प्लस s डिवाइडेड बाई 2। ये इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, जैसे 3 और 4 है, इन दोनों के बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3 प्लस 4 यानी कि 7/2, 7/2 यानी कि 3.5, और देखो 3.5 ही आता ना पहली चीज। फिर एक लाइन यहाँ पे ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं तो उन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, या फिर अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में भी बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है भैया, चलो ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक, चलो आ जाओ, ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल है आप लोगों के पास, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। आप लोगों को इनके बीच में बिटवीन इनके बीच में -2/3 एंड 1/4 है, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया है, -2/3 प्लस 1/4 दोनों को ऐड करो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। ऐड करोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का एलसीएम क्या कैसे लोगे, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई कराओगे -8 हो जाएगा, 3 को 1 से कराओगे तो +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास -5/12, है ना, और ये +2, तो ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -5/24। तो -5/24 जो है इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीचों बीच का नंबर है। ठीक है भाई, चलो -5/24। ठीक, अब क्या कहता है, कह रहे इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -3/13 और 9/13। ये 2 नंबर है आप लोगों के पास, -3/13 एंड 9/13। इनके बीच में आपको 100 रेशनल नंबर बिठाने हैं, 100 रेशनल नंबर। तो देखो एक काम करो, जितने आपसे पूछे गए हैं उससे ज्यादा, है ना, आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 100 अगर पूछे, एक काम करो यहाँ पे, तो अगर आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चल जाएगा। किधर, सब जगह आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले ये देख लेना आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -300/1300, और ये हो जाएगा आपके पास 900/1300। ठीक है, अब इनके बीच में आपको बिठाने 100 रेशनल नंबर, तो कैसे बिठाओगे, लिख दो, मतलब जो जो आप लोगों के दिमाग में आता है। कौन सा आता है, 1/100 भी होगा, 1/1300, 2/1300 भी होगा, है ना, 3/1300 भी होगा, ऐसी 100 तक हो जाएगा। ये डॉट 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 करते करते 100/1300 तक हो जाएगा,
है ना। हो सकता है आप लोगों का कुछ और आंसर आए, वो भी सही है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हम इसके बीच में फिट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट इज मतलब कितना भी हो सकता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है। ठीक है जी, चल अब ये वाला जो सवाल है आप लोगों के पास एग्जाम में आता है कि आपको दो इरेशनल नंबर बिठाने हैं इनके बीच में √2 और √3, है ना। कैसे करोगे? मान लो आप लोगों के पास एक इरेशनल नंबर है a एंड एक नंबर है आप लोगों के पास b, है ना। इनके बीच में अगर आपको कोई इरेशनल नंबर बिठाना है तो वो आ जाएगा आप लोगों के पास √AB। इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। तो अगर पहला नंबर है आप लोगों के पास √2, दूसरा नंबर है √3, इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? √2 इंटू √3 और उसका भी अंडर a और b के बीच में, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 √3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इस ऊपर वाले स्क्वायर रूट को अगर मैं हटाऊं तो ये हो जाएगा आपके पास √6। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इस √6 को भी अगर मैं हटाऊं तो इसकी पावर हो जाएगी कितनी? 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/2। अब पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो ये है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक और तरीका भी है इसको करने का, एक और तरीका भी है, वो भी समझ लो कि मान लो आपके पास √2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 अगर आपको पता है तो डॉट डॉट डॉट, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 डॉट। अब इनके बीच में आपको नंबर बिठाने, कैसे बिठाओगे? तो देखो 1.4 से बड़ा और 1.7 से छोटा, तो 1.532 डॉट 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 डॉट, बस, है ना। एक और नंबर 1.5439 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है ना, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इन सवालों को बना सकते हो, ठीक। चलो, जैसे आप लोगों के पास ये है कि 0.12 एंड 0.13 के बीच में कुछ इरेशनल नंबर, देखो ये रेशनल नंबर है दोनों के दोनों, ये रेशनल नंबर है, लेकिन इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर लगाने, कैसे लगाओगे? 0.12139, कुछ भी जो नंबर आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। 0.12245 डॉट 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 डॉट, 0.121569 डॉट 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 डॉट। तो ये जो नंबर है ये 120 से बड़े हैं लेकिन 130 से छोटे हैं, है ना। और डॉट 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 लगाना जरूरी है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये कहानी बन जाती है, ठीक। अब आप लोगों के पास आता है कि रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2 को रिप्रेजेंट करो, 3 को रिप्रेजेंट करो, तो वो आप आसानी से कर लेते हो। 2.5 को आसानी से कर लोगे, 2.7 को कर लोगे, 2.73 को कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास आ जाए √5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, या √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम √2 का जान लेते हैं एक बारी, है ना। √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो कोई भी नंबर अगर आप लोगों के पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आपको एक थ्योरम याद रखनी है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब भैया ये यहाँ पे इसका क्या काम है? पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे क्या काम है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे क्या काम है समझो। आपको हमेशा हाइपोटेन्यूज उसको लेना है जिसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमेशा आपका कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। परपेंडिकुलर को हमेशा 1 यूनिट रखो, और यहां से आप लोग क्या कर लो, अपना बेस निकाल लो। तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? b²। 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो 2 - 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू b²। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू b²। तो √1 इज इक्वल्स टू b बच जाता है, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया आप लोगों के पास? 1। यानी कि बेस कितना आ गया आप लोगों के पास? 1 आ गया। बेस कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये बेस क्या कहना चाहते हो? आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है
हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। यानी कि ये क्या कहता है, अगर आपका बेस 1 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यही तो वो कहना चाहता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींच लेनी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से, है ना। आपने बोला कि आपका बेस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, तो 1 यूनिट का बेस हो गया। अब उतने ही 1 यूनिट का आपका परपेंडिकुलर, स्केल से परपेंडिकुलर बना दो आप 1 यूनिट का। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। अब अगर ये आपके पास √2 है तो आपको क्या करना है, कंपास की नीडल को रखो यहाँ पे, कंपास की पेंसिल को रखो यहाँ पे, और इस तरीके से आर्क लगा दो। तो ये वाला जो पॉइंट है जो नंबर लाइन पे कट करेगा, ये वाला पॉइंट आप लोगों का √2 कहलाएगा। ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। ठीक है, √2। तो इस तरीके से √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वैसे ही आप लोगों के पास √5 भी है। √5 के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज को आपको हमेशा वही मानना है जो आपको दिया गया है। परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, बेस आप निकाल लो यहाँ से। √5 का करोगे 5, परपेंडिकुलर का 1 प्लस b स्क्वायर, 1 इधर आ जाएगा तो 5 - 1 हो जाएगा, और 5 - 1 कितना हो जाता है आप लोगों के पास, 4 हो जाता है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4, और √4 का आंसर आप लोगों को पता है कितना है, 2। यानी कि आपका बेस कितना है, 2 यूनिट है। तो अब आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। आपने एक लाइन खींच दी, लाइन खींच दी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। तो आपको पता है आपका बेस कितना है, आपका बेस है आपके पास 2 यूनिट का। बेस 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब कंपास की नीडल को रखो यहाँ पे, पेंसिल को रखो यहाँ पे, और इस तरीके से खींच दो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास √5 कहलाएगा। बूझे? चल एक और समझ लो, √3 का भी देख लो, है ना। √3 थोड़ा दिक्कत देगा आप लोगों को, तो देख लो इसको। √3 को क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना, √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट प्लस बेस का स्क्वायर। √3 का करोगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, बेस स्क्वायर एज इट इज। 1 इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेस कितना आ गया आपके पास, √2 आ गया। बेस कितना आ गया आप लोगों के पास, √2 आ गया। बेस कितना आ गया है, √2 आ गया है। अब अगर मैं लाइन खींचूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, √2 कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास बेस आता 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट तो आप तो आसानी से कर लेते, लेकिन √2 आ गया तो आप कैसे करोगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने √2 को बनाना सीखा है। कैसे बनाया था, हमने एक लाइन खींची, है ना। हमारे पास ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। हमने बोला अगर बेस 1 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2। अब उसी तरीके से अगर मैं इसको बेस मान लूं, क्योंकि मुझे बेस कितना चाहिए, √2 चाहिए। अगर मैं इसको बेस मान लूं और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री का 1 यूनिट, तो मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, सॉरी √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब पेंसिल को रखो, कंपास को रखो यहाँ पे, पेंसिल को रखो यहाँ पे, और इस तरीके से आर्क लगा दो तो ये आ जाएगा आपके पास √3। समझे। इसका एक और मेथड भी होता है विच इज स्पाइरल मेथड, वो भी समझ लो, कहानी खत्म फिर इसकी। स्पाइरल मेथड, अब ये स्पाइरल मेथड क्या कहता है, स्पाइरल मेथड कहता है कि भैया आपके पास अगर कोई लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से है। अगर आपने माना बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया है कितना, √2। ठीक है। अब अगर मैं इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, √3। अब अगर मैं
इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, √4। अब अगर मैं इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, √5। अगर मैं इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, दिख नहीं रहा होगा शायद, इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, √6। ऐसे ही इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा √7। तो दिस इज स्पाइरल मेथड, है ना। यहां पे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, 11, 12, 13, 14 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर पढ़ो आगे, है ना, बाकी ये आप लोग कर लोगे। एक आता है बेटा जिसमें आप लोगों के पास डेसिमल वाला होता है, जैसे 0, √ के अंदर 9.3, √ के अंदर 3.5, इस तरीके के नंबर्स अगर डेसिमल में आ जाए आपके पास √ के अंदर, तो वो पुराना वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे डेसिमल्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच दो। ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा मैं, वैसे आता नहीं है ये बट बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रॉ करो, ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रॉ करो, और ये कितना होना चाहिए, जितना आपको निकालना है, 3.5 बोला है ना, तो 3.5 यूनिट का लाइन ड्रॉ कर दो। अब बी से लेके सी तक 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दो, बी से लेके सी तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेटा ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। कैसे, कंपास को रखो यहाँ पे, पेंसिल को रखो बी पे, है ना, आधे से ज़्यादा खोलना होता है ना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर कंपास को रखो सी पे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, ए और सी का। अब कंपास को रखो यहाँ पे, पेंसिल को रखो यहाँ पे, ध्यान से सुनना, कंपास को रखो यहाँ पे, पेंसिल को रखना यहाँ पे। कुछ अगर दिक्कत होगी तो वीडियो में पीछे जाओ और सुनो। कंपास को ऐसे, पेंसिल को ऐसे घुमा दो, इस पॉइंट को नाम दे दो O, ठीक है। अब ऐसा घुमाने के बाद आप लोगों के पास क्या है, B से आप लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, और इस पॉइंट को नाम दे दो D। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब ऊपर वाला करेगा बस सब कुछ। कंपास को रखो यहाँ पे, पेंसिल को रखो यहाँ पे, और आर्क लगा दो इस तरीके से, आर्क लगा दो इस तरीके से। अब ये जो O है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को नाम दे दो E। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस √3.5 कहलाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत होगी तो वीडियो में पीछे जाओ थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, ठीक। ये इनके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं क्या करना है, ठीक। चलो अब बात करते हैं बेटा, आप लोगों के पास एक और टाइप का सवाल आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे आप लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को आप कैसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर आप लोगों के पास है 3.4, तो उसको तो डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगा दो, बट इन नंबर्स को 0.6 के ऊपर बार, इस नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, इस नंबर को x अज्यूम कर दो। लेट 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू x, यानी कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0.666 डॉट 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 डॉट। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो, ठीक है। अच्छा, अब जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आपको 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कराना है। 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे समझते जाना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है।
10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 10 को 0.666 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डेसिमल, देखो एक चीज़ को याद रखना, कभी भी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 100 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये जो डेसिमल है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। कितने डिजिट, जितने जीरो है उतने डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो एक जीरो है तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.666 डॉट 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 डॉट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब आपके पास ये जो दो इक्वेशन है सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इक्वेशन 2 कितना है आप लोगों के पास, 10x है, 6.66 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन 1 कितना है, x है 0.66 डॉट 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 डॉट। अब देखो यहां दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9x बचेगा, इन दोनों को करोगे तो देखो डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट है, कट जाएगा, 6 में से 0 गया तो 0 बचा। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/9। 6/9 यानी कि 3 से डिवाइड करोगे तो 2/3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। और x क्या था आप लोगों के पास बेटा, x था 0.6 के ऊपर बार। तो 0.6 के ऊपर बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 के बराबर। कर दिया p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे करना है इसको। ठीक है, चलो 2 मार्क्स का सवाल है ये। इसके ऊपर और भी टाइप के सवाल है, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, एक्सप्रेस 8/3 इन डेसिमल एक्सपेंशन। अब 8/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करो तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दो 8 को, है ना। 3 2 ज़ा 6, 2 डेसिमल लगाओ 0, 6 3 ज़ा 18, फिर डेसिमल लगाओ, मतलब बचेगा कितना 2, पक्का सही कर रहे हैं ना, 8/3 है ना, 0, फिर 6, फिर 18, फिर 6, मतलब ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये ऐसे चलता जाएगा आप लोगों के पास। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2.6 के ऊपर बार। ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ को समझो, यहाँ पे एक और चीज़ को देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप लोग साथ के साथ नोट कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, साथ के साथ नोट कर लो भाई इसको। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, देखो ये जो डेसिमल्स होते हैं, ये जो डेसिमल्स होते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ये जो डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं बेटा रेशनल नंबर की, कोई भी नंबर अगर आपके पास p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में दो ही चीजें होंगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को तो आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो ये वाला नंबर यहां पे कभी आएगा भी नहीं। अगर आपके पास q, आपका जो q है वो आपके पास 2 की पावर कुछ है, या फिर 5 की पावर कुछ है, या फिर 2 की पावर कुछ इंटू 5 की पावर कुछ है, तो वो जो नंबर होगा आपके पास कैसा नंबर कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, है ना। बिना डिवाइड किए हम निकाल सकते। लेकिन अगर आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए, जैसे 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, इनके साथ या इनके अलग, 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 9/5, तो ये क्या हो जाएगा, 9/5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 15/8, तो ये जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कितना 3/50 मान लो, तो 50 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3/2 की पावर 2 इंटू 5, है ना, 5 4 ज़ा 20, नहीं 10, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, है ना। तो देखो 2 और 5 दोनों है, तो भी ये क्या हो जाएगा आपके पास, टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
लेकिन अगर आप लोगों के पास आ जाए, मान लो 7/15 आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे 7/15, 3 तो है, 3 × 5, 5 तो है, लेकिन 5 के साथ साथ 3 भी आ गया है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहलाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आपके पास है 1.272727, यानी कि 1.27 के ऊपर बार, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना? वही सेम चीज़ है, इसको अज्यूम कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार, यानी कि जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 1.272727 डॉट 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 डॉट। अब देखो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे। देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इस बार, ये इक्वेशन नंबर 1। 100 से इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर कितना हो जाएगा? 127। ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.2727 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं जैसे हमने पीछे किया था, तो 100x का वैल्यू कितना है? 127.2727 डॉट डॉट डॉट, और x का वैल्यू कितना है बेटा? 1.2727 डॉट 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 डॉट। इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99x आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 126 बच जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 126/99। देखो 3 से कट रहा है, 3 4 3 2 जा, है ना, इसको काटोगे तो 33 कटेगा। अब आगे ये डिविजिबल है क्या? 3 1 जा 3 है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14/11। तो ये आपके पास इसका आंसर बच जाएगा। सिंप्लीफाई वे में भी करना है, अगर कट रहा है तो काटो उसको। ठीक है, 14/11। आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक चीज़ याद आ गई, मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कुछ नंबर्स बताना मैं भूल गया आप लोगों के पास। एक होता है बेटा आप लोगों के पास प्राइम नंबर, है ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, को प्राइम नंबर भी बताऊंगा क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर आता है आप लोगों के पास कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, अभी इनका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, घबराओ मत, सब समझाऊंगा आपको। ठीक है, मेरा काम है आपको बेसिक से उठाना। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 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 प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे 2 है, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 और एक 2। 3 है, 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 और एक 3। 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 और 5। 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 और 7। वहीं अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर, इनके सिर्फ 2-2 फैक्टर्स है, 2-2 फैक्टर्स है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए, जैसे 6 है, 6 को 1 2 3 और 6। तो अगर कोई नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए उनको बोला जाता है बेटा क्या? प्राइम नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो आपके पास अभी तो उतना रिलेवेंट नहीं है, बट 10th ग्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भैया? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनमें HCF कितना आए? 1 आए। जिनका HCF कितना आए? 1 आए। जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 4 और 9 है, इसका HCF निकालना तो 1 आएगा। इनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। अभी यहाँ पे इतना यूज नहीं है, बट आगे चल के होगा। अब देखो ये जो P/Q की फॉर्म वाले क्वेश्चंस है, ये इसका आखिरी टाइप है। 2 प्रकार के सवाल होते हैं, ये अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है। ये इसका आखिरी टाइप है। अब इसको समझो, यहाँ पे आपको बोला गया है क्या? यहाँ पे आपको बोला गया है कि 0.43, सॉरी दोनों के ऊपर नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है ना, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। तो आपको क्या करना है? वही करना है, लेट
x इज इक्वल्स टू 4.3 और 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार। अब डिफरेंस समझो, जो सवाल हम अभी तक कर रहे थे और जो सवाल हम अब करेंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस। जो सवाल हमने अभी तक किया जैसे 1.27 डॉट 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 डॉट, यानी कि 1.27 के ऊपर बार, ठीक है, 4.3222 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 4.32 के ऊपर बार, सिर्फ 2 के ऊपर बार। क्या फर्क है भैया इनमें, क्या फर्क है इनमें? तो आपको फर्क क्लियरली समझ में आ रहा है। यहां पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो ये फर्क है और दोनों को करने का तरीका भी अलग है। अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट आ गया आपके पास तो वैसे करना है जैसे अभी बताया है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद बीच में कुछ डिजिट आ गए जो रिपीट नहीं हो रहे, कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको 3.1422 डॉट डॉट डॉट, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे लेकिन 2 उसके बाद आगे रिपीट हो रहे, ऐसा भी मिलेगा। तो अगर डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट नहीं है तो क्या करना है उसको समझो आप। तो अब आपने क्या कर लिया, इसको आपने x मान लिया है, इसको x मान लिया, यानी कि जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 4.3222 डॉट 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 डॉट। अभी तक हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माना करते थे, अभी तक हम इसे इक्वेशन नंबर 1 माना करते थे, लेकिन यहां पे हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बीच वाले 3 को हटाना है, इस डेसिमल को यहां तक पहुंचाना है, क्योंकि डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट होना चाहिए। तो अगर मैं इस डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.3222। इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x आ जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 43.222 डॉट डॉट। अब देखो डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट आ गया और जैसे ही डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट आएगा वही इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। पहले आपके पास था 1.272727, डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट था तो वही जो x था वही हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट नहीं है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं करेंगे। जब डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट आ जाएगा वो इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, चलो अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है भैया तो अब वही कहानी है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 43.22, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1000x, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4322.222। अरे सॉरी, 1 डिजिट रिपीट हो रही है ना, 2 थोड़ी ना हो रही है। 100 से काहे मल्टीप्लाई कर दिए बे, ओह नाइस, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो इधर भी 43.222 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर बन गया आपके पास 100x और इधर बन गया आपके पास 432.222 ... अब ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। 100x इज इक्वल्स टू कितना है 432.222 और ये कितना है 10x इज इक्वल्स टू ये है 100 से 10 90x बच जाएगा। इन दोनों को कट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास 9 और ये बचेगा आपके पास 8, तो 389। हाँ 9 3 12 को 2, 1 कैरी, 8 और 4 12, 13 को 3, 1 कैरी। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 389/90। शायद ये कटेगा नहीं किसी से भी, तो ये आपके पास P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।
ठीक है, 389/90। ठीक है भाई, तो ये हर एक टाइप का सवाल था जो आप लोगों को मैंने करवाया P/Q की फॉर्म में। ठीक, मैं आपको पहले भी प्रॉमिस किया था और अभी भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप मेरे सिर्फ लेक्चर्स देखो, NCERT करो, सफिशिएंट है। मैं हर एक टाइप का सवाल आपको करवाऊँगा। मैंने इस चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज भी लेक्चर बनाए हैं, अगर आप देखोगे L1, L2, L3 है ना, फिर ये वन शॉट भी है। अभी मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कल मैंने NCERT के सॉल्यूशन वाले क्लास भी लिए, तो हर एक चीज़ कवर करवाऊंगा मैं आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको देखना है इनको। अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड रेशनलाइजेशन, ये क्या चीज़ है भैया? ये वो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है और समझना है कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर क्या चीज़ है। ऑपरेशन का मतलब है कि यार वैसे यहाँ पे रियल नंबर की बात नहीं हो रही है, बट रेशनल नंबर्स की प्लस माइनस किस तरीके से आप लोग करोगे, या फिर अगर a+b का होल स्क्वायर आ जाए, अंडर इरेशनल नंबर में अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी आ जाए तो किस तरीके से काम करेगी, वो चीज़ है बस। तो वही आइडेंटिटी जो आप रियल नंबर में लगाते हो ना, वही आपके पास रेशनल में लगाते हो, वही आपके पास इरेशनल में भी आएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज़ें क्या है? अगर मान लो आपके पास एक रियल नंबर है, उसको अगर मैं दूसरे रेशनल नंबर उसको अगर मैं दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करूंगा तो हमेशा आपको रेशनल नंबर मिलेगा। एक रेशनल नंबर है, उसको अगर मैं दूसरे रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा आपको रेशनल नंबर मिलेगा। एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। एक रेशनल नंबर है, उसको अगर मैं दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करूंगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। ये हम बचपन से समझते आ रहे हैं, ये हम बचपन से समझते आ रहे हैं। ठीक है, कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर एक रेशनल नंबर है, उसको अगर मैं दूसरे इरेशनल नंबर से ऐड करूं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। एक रेशनल नंबर है, उसको अगर मैं दूसरे इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं तो हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। एक इरेशनल नंबर है, उसको अगर मैं एक रेशनल नंबर है उसको अगर मैं एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल। आर का देखो, आर का मतलब है, मैं लिख लेता हूं वरना बोलोगे आर क्या है। आर का मतलब है रेशनल नंबर और आई का मतलब है इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं एक रियल रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करूं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ है। कहानी शुरू होती है यहाँ पे, कहानी शुरू होती है यहाँ पे, और बहुत दर्दनाक कहानी होती है। अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर्स है, उन दोनों इरेशनल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर्स है, दोनों इरेशनल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है, उसको दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। अगर आपके पास एक इरेशनल है, उसको डिवाइड करोगे आप दूसरे इरेशनल से तो आपको रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ये चीज़ है। देखो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि इरेशनल आ गया, जैसे मैं बताऊंगा भी चीज़ों को, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। इस वाले में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा, वो रेशनल नंबर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब समझो कहानी ये वाली, ये जो हमने आखिरी में लिखी थी। मान लो अगर मेरे पास है 2 रेशनल नंबर है, इसको अगर मैं √3 के साथ ऐड करूंगा तो ऐड तो होगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इरेशनल हो जाएगा। यानी कि एक रेशनल को अगर मैं ऐड करता हूं दूसरे इरेशनल से तो इरेशनल बन जाता है। सेम चीज़ मल्टीप्लाई माइनस की भी होगी, प्लस माइनस करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इन दोनों को तो ये बन जाएगा आपके पास 2√3, जो कि क्या है आपके पास? इरेशनल है। तो इनकी कहानी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है आपको। दिक्कत देगी जब दो इरेशनल नंबर को मैं ऑपरेट करता हूं। जैसे मान लो √3 + √3 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, आंसर आया इरेशनल। लेकिन
अगर मान लो कहीं पे आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। 4 क्या होता है, रेशनल होता है। तो समझ रहे हो, एक इरेशनल दूसरे इरेशनल के साथ ऐड किया तो उसने क्या दे दिया हमको, रेशनल नंबर दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, जो कि है आपके पास रेशनल नंबर है। और अगर यहां पे मैंने देखो, अगर मान लो दो इरेशनल नंबर है, जैसे मान लो रूट 3 इंटू रूट 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, रेशनल नंबर आ गया। अगर मेरे पास है 2 रूट 3 इंटू रूट 5 है, दोनों के दोनों इरेशनल है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 15, आंसर कितना आ गया आपके पास इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। वही चीज मैंने यहां पे लिखवाई है, वही चीज मैंने यहां पे लिखवाई है। तो इनको ध्यान रखना, आपके पास 1 मार्कर सवाल आता है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड कराऊंगा तो हमेशा रेशनल बनेगा। ट्रू है या फॉल्स है, आप बोलोगे फॉल्स है। ठीक है, चलो जी। हाँ, ठीक है। अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आपके पास एक ये सवाल है ना, ये सवाल तो हम कर ही रहे हैं, है ना, सवाल तो कर ही लेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लो, वो भी देख लेते हैं। वो चीज़ क्या है, कोई भी अगर आपके पास इरेशनल नंबर होता है, कोई भी अगर आपके पास इरेशनल नंबर होता है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कैसे करोगे, मान लो आपके पास है 2 रूट 3 इरेशनल नंबर है, इसको अगर मैं अंडर रूट 5 से ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट के अंदर। जैसे अगर मान लो 2 अंडर रूट 3 है, इसको मैं ऐड करता 3 अंडर रूट 3 से, है ना। अब अंडर रूट के अंदर सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे, आगे वालों को आपस में ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और रूट 3 के अंदर एज इट इज, उसको ऐड मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इसको रूट 6 लिख देंगे, इसको ऐड नहीं करना, एज इट इज रूट 3 एज इट इज। मान लो अगर मेरे पास है 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, आगे वालों को सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और रूट 5 के अंदर एज इट इज। ठीक है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपके पास अंडर रूट के अंदर सेम चीज होनी चाहिए। सेम चीज है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कोई रूल नहीं है, अंडर रूट के अंदर सेम है तो भी हो जाएगा, नहीं है तो भी नहीं, तो भी हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, तो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। जैसे मान लो अगर आप लोगों के पास होता 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, सेम है तो सेम वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, और आपको पता है अंडर रूट 9 का आंसर कितना आता है 3 आता है, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर किसी कोई सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व भी करना होता है। ठीक है, डिवीजन वाला भी देख लो। एक डिवीजन में क्या है, जैसे मान लो आपके पास है 15 अंडर रूट 15 मान लो, और इधर है आप लोगों के पास 5 अंडर रूट 3, तो बाहर वाला आपस में डिवाइड हो जाएगा, 5 को 15 से डिवाइड कर दो, और अंदर वाला आपस में हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 5। बहुत सारे बच्चे यहाँ अंडर रूट से अंडर रूट काट देते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट नहीं कटेगा, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे खुरापाती होते हैं, इसको अंडर रूट से अंडर रूट काट देंगे, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 5 अंडर रूट 5 आपके पास बच जाएगा। ठीक, अब आपके पास ये सवाल है
यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास लग सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अब a कितना है बेटा आपके पास, √2 इसका स्क्वायर, प्लस b कितना है बेटा आपके पास 2 इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a कितना है √2 इंटू बी कितना है 2, ठीक है। √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 √2, है ना। 4 और 2 को मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि दोनों के दोनों रियल नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना बच जाएगा 4 √2 एज इट इज। बहुत सारे बच्चे इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 6 + 4 10 √2, गलत है ये, इतना ही आंसर है इसका। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब आपके पास जो मैं बात कर रहा था रेशनलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का है, वो आप लोगों के पास आ गए हैं। तो कुछ मैं आप लोगों को रेशनलाइजेशन का इतिहास बता देता हूं और रेशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। अगर बेटा मेरे पास होता 1/2 तो इसका आंसर कितना हो जाता है 0.5, क्योंकि आपको 2 का टेबल आता है। अगर मेरे पास होता 1/4 तो इसका आंसर आ जाता बेटा कितना 0.25, क्योंकि आपको 4 का टेबल आता है। अगर मेरे पास है 1/√2 तो क्या आपको √2 का टेबल आता है, आप बोलोगे नहीं आता है। अगर मेरे पास होता 1/√3 तो क्या आपको √3 का टेबल आता है, आप बोलोगे नहीं आता है। अगर मेरे पास होता 1/√2 + 1/2 + √3, क्या आपको इसका टेबल आता है, आप बोलोगे नहीं आता है। आपको क्या, किसी को भी नहीं आता है। तो कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए, इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें तो टेबल ही नहीं आता है, तो इसको रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। ऊपर इरेशनल नंबर आ जाए, जैसे मान लो अगर आपके पास होता √5/2, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाले का टेबल हमें आना चाहिए। तो कभी भी डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, और रेशनलाइजेशन की कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ तकनीक होती है। अगर आपके पास ये सिंपल नंबर है जैसे 1/√2 है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, ऊपर भी और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। करोगे तो ऐसा हो जाएगा 1 × √2 कितना हो जाएगा √2, और √2 × √2 कितना हो जाएगा √4, और √4 का आंसर कितना आ जाता है आपके पास 2 आ जाता है। देखो बन गया ना ये रेशनल नंबर, बन गया रेशनल नंबर। तो अगर नीचे सिर्फ एक नंबर है उसको तो आसानी से कर लोगे। अब अगर डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसा कुछ है तो उसको कैसे करोगे, 2 + √3 एज इट इज, ऊपर भी और नीचे भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर भी और नीचे भी जो भी ये साइन है बस ये साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन चेंज कर दोगे तो आप अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर तो रहेगा ये, और डिनोमिनेटर में हमेशा a + b × a - b। अब a + b × a - b क्या होता है, a², a कितना है बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 - √3 और 4 - 3 कितना बच जाएगा 1। आ गया ना रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में। तो ऐसे करना है भैया इसको, ठीक है। आ जाओ इसको करते हैं अब, बहुत सिंपल है। देखो रेशनलाइजेशन के ऊपर कुछ टाइप के सवाल आखिरी में करवाऊंगा मैं, है ना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। असली वीडियो अब स्टार्ट हुआ है, आपका जो 10 मार्क्स का पेपर है कम से कम 7-8 मार्क्स का इन्हीं टॉपिक से आने वाला है, आने वाले। तो मैंने आपको बताया बस साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 7 - 3 √2, और डिनोमिनेटर में a + b × a - b, तो a कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर, माइनस b कितना है 3 √2, तो इसका स्क्वायर कर दो। ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 - 3 √2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर तो हो जाता है 49, इसका स्क्वायर देख लो 3 √2 का स्क्वायर देख लो। कभी भी ऐसा आएगा तो 3 का स्क्वायर भी करना है और √2 का स्क्वायर भी करना है। 3 का स्क्वायर 9, √2 का कितना करोगे 2, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। बस इसको आप सॉल्व कर लो।
तो ऊपर बच गया आपके पास 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में आपके पास बच गया 49 से 18, घटा दो। 49 से 18 अगर मैं घटा देता हूं तो ये बच जाएगा आपके पास 29 बच जाएगा क्या, और 29 क्यों, 31 बच जाएगा ना, 31, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चल ठीक, अभी रेशनलाइजेशन के ऊपर कुछ और सवाल भी है, वो आखिरी के लिए बचा रखे, कुछ तगड़े वाले सवाल है। अब आपके पास अगला टॉपिक है बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या चीज़ है उनको समझो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं और उनको थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं, क्या क्या आपके पास लॉज हुआ करते थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना। देखो अगर आपके पास कोई नंबर है इस तरीके से a की पावर m, तो हम इसको समझा करते थे कैसे, ये आपका हुआ करता था बेस, इसको बोला जाता है बेस, और ये आपके पास होती है बेटा क्या, पावर, या फिर इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब इन्हीं के आपके पास कुछ लॉज हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। जैसे मान लो अगर आपके पास है 2 की पावर m इंटू 2 की पावर सॉरी m लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। दूसरा है बेटा अगर आपके पास बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m - n। सेम चीज अगर मान लो आपके पास है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 - 3 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। अगर मान लो आप लोगों के पास पावर की भी पावर है, a की पावर m और उस पूरे की पावर n है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m × n। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और उस पूरे की पावर 5 है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यह आपने लॉज बेसिक ग्रेड्स में भी पढ़े होंगे, है ना, बेसिक क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बेसिक मतलब 8th क्लास में पढ़े हैं आप। अगर मान लो आपके पास बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगी। जैसे मान लो आपके पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 पावर 3 रहेगी, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से डिवाइड में भी होगा, a डिवाइडेड बाई b और पावर एज इट इज रहेगा। जैसे मान लो 15 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड कर दो, 15 और 5 को डिवाइड कर दो, 3 बचेगा, 3 की पावर 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ लॉज हैं, ये आपके पास कुछ लॉज हैं जो आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़े हैं। अब यहाँ पे कुछ और 2-3 चीज़ें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है ना, 2-3 चीज़ें और हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए उसकी पावर 0 हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। पावर अगर 0 है तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर पावर कभी नेगेटिव आ जाए, a की पावर -m है, तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है। कैसे, उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, ऊपर है तो डिनोमिनेटर में, पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा डिनोमिनेटर में। जैसे मान लो अगर आपके पास है 2 की पावर -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 की पावर +3। अगर ऐसा है 1/a की पावर -m है, तो वो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दोगे, आप ऊपर भेज दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 1/3 की पावर -2 है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है भैया। तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, आई गेस कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा होगा तो याद आ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें हैं और इन्हीं के ऊपर आपके पास अब कुछ सवाल आएंगे। ये लॉज आपने लोअर ग्रेड में भी पढ़े होंगे, है ना, और इनके बेसिस पे कुछ सवाल है। जैसे 625 की पावर -1/4,
-1/4 कैसे करोगे? देखो कोई भी नंबर अगर आपके पास है आप उसको ब्रेक कर दो। 625 को आप कैसे लिख सकते हो? 625 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 से डिवाइड करोगे 125 बनेगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 बनेगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। तो 1 2 3 4 बारी 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 और इस पूरे की पावर -1/4। तो पावर की भी पावर है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 बचेगा, 5 की पावर -1 इसको पॉजिटिव बनाना है तो 5 की पावर 1, 1/5 की पावर 1, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है आप लोगों के पास 256/81। तो 256 के भी फैक्टर बना लो। 256 के फैक्टर बनाओगे, 2 से डिवाइड करोगे 1 2 2 4 8 2 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 64, फिर 2 से डिवाइड करोगे 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 81 को देख लो कैसे लिखोगे। 81 को डिवाइड करोगे 3 से तो 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे तो 3, फिर 3 से करोगे तो 1। तो 1 2 3 4 बारी, तो 3 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी है? 5/4 है। तो अब ये जो पावर है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के भी। तो आपके पास है 2 की पावर 8 इंटू 5/4, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी और नीचे वाले के ऊपर भी आएगी। 3 की पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे काटोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, और 3 की पावर कितना है? 5। ये बच जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आखिरी पार्ट को अलग से देखेंगे। कितना है? 32 - 3 5 है ना। ये है आपके पास। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर बेटा आपके पास अंडर रूट ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, कुछ नहीं लिखा तो। अगर आपके पास ऐसा आ जाए क्यूब रूट इसे बोलते तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। अब अगर ऐसे ही आपके पास 5 आ जाए तो इसका मतलब है बेटा क्या? a की पावर 1/5। अब यहाँ पे आपको वैसा ही कुछ दिख रहा है, तो 32 की पावर -3 तो है और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा आपके पास? 1/5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 32 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, इस पूरे की पावर -3 और इस पूरे की पावर 1/5। तो पावर की भी पावर है, तो सारी की सारी पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 इंटू -3 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर -3। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे भेजना पड़ेगा पूरे के पूरे नंबर को। ठीक है, ऐसे करना है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। आ जाओ जी, अगला सवाल। अब इस टाइप के सवाल आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है बट आते हैं आपके पास। कैसे करोगे? देखो थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। सबसे पहले इनको ऐसे लिखो और इस पूरे की पावर कितनी है? 3/2। 243 आ जाओ करके दिखाता हूँ, ना बोलोगे कहाँ से आ गया। 3 से डिवाइड करोगे 81 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1। तो कहीं पे भी 243 दिख जाए तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और पूरे की पावर 3/5, ये हो गया डिवाइडेड बाई 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 5/4 मल्टीप्लाई 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है? 4/3। तो देखो जब आप पावर की पावर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना आपके पास? बचा आपके पास यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। अब देखो
ऊपर तो आपके पास पावर सेम है, ऊपर क्या है आपके पास पावर सेम है, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 15 की पावर 3। डिनोमिनेटर में क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। ऐसा कर लोगे आप इसको, ठीक है। चलो इसको और सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हो आप, है ना, बट इतना भी लिखोगे तो भी सही है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हो आप लोग, बाकी इतना भी ठीक है। अब ये सबसे स्पेशल टाइप है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालोगे उसको समझते हैं। देखो यहां पे आपको दिया गया है 3/5 की पावर x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, है ना। इधर आपके पास मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 की पावर भी 2x होगा और 3 की पावर भी 2x होगा, इज इक्वल्स टू 125 को ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 125 को सॉरी 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3, और क्योंकि पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं 5/3 पूरे की पावर 3। आप बोलोगे भैया बिल्कुल। अब देखो ऊपर 5 है, यहां ऊपर 5 रहना चाहिए, नीचे 3 है तो नीचे 3 रहना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूं। देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2x माइनस x हो जाएगा। यहां पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो 2x माइनस x हो जाएगा यहां पे भी, क्योंकि नीचे लेके जा रहा हूं मैं इसको, इस पावर को नीचे लेके जा रहा हूं, तो 2x आगे आएगा फिर ये पीछे आएगा, ठीक है। और ये बच जाएगा आपके पास 5/3 का पावर 3, तो 2x माइनस x अगर मैं करता हूं तो ये बच जाएगा आपके पास x, और 2x माइनस x अगर मैं करता हूं यहां पे भी बच जाएगा x, और ये हो जाएगा आपके पास 5/3 का पावर 3। तो अब आपके पास यहां पे भी अगर हम देखें तो 5/3 पावर सेम है x, तो उसको कॉमन ले लिया, 5/3 पावर कितना है आपके पास 3 है, तो इसको भी कॉमन ले लिया, तो बेस सेम है। अब एक और लॉ सुनो, एक और लॉ सुनो, वो वहां पे मैंने लिखा है नहीं, तो यहां पे समझ आएगा आपको। अगर आपके पास बेस सेम है और पावर अलग है, बेस सेम है पावर अलग है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएंगी आपके पास बराबर हो जाएंगी। तो देखो बेस सेम है पावर अलग है तो पावर भी क्या हो जाएंगी यहाँ पे बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना 3। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है ही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसी प्रकार का सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो आपके पास है 1/7 की पावर 2, उसकी पावर 2, पावर की भी पावर है, पावर की भी पावर है, तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आती है, अगर पावर की भी पावर होगी, पावर की भी पावर होगी तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, यहाँ पे 7 की पावर 2 था, फिर ये एक और 2 आ गया, फिर 1/3 आ गया, फिर 1/4 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/7 की पावर m। अब 1 की ओह ये -2 है, माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा आंसर कितना ही देगा 1 देगा, तो ऊपर तो मेरे पास बच गया 1, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। इसको काटोगे 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की पावर कितना बच जाएगा 1/3 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/7 की पावर m। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 7 की पावर m इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1/3 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1/3 आ जाएगा। क्लियर है, ग्रेट। आ जाओ एक और सवाल, ठीक है, सिर्फ कुछ ही सवाल हो गए हैं, आई गेस ये सेशन 15-20 मिनट और चलेगा, उसके बाद अपन लोग इसको खत्म कर देंगे।
है ना। तो क्या है, आ जाओ समझते हैं इसको। 25 की पावर 5/2, 729 की पावर 1/3। 25 की पावर 5/2, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 2 इंटू पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, है ना। इंटू 729 को अगर मैं देखूं, 729 को अगर मैं देखूं तो इसको मैं शायद लिख सकता हूं 729 को 3 की पावर 9 लिख सकता हूं, जहां तक मेरे को लगता है। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 6, 4 3 12, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ शायद मैं, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/3। फिर 125 है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3, पूरे की पावर 2/3 इंटू 27 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3 इंटू 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटोगे 2 बचेगा, इसको 3 से 3 कैंसिल, 3 को 3 कैंसिल, 3 को 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। तो ये बच गया आपके पास कितना, देखो ऊपर भी 5 की पावर 2, नीचे भी 5 की पावर 2 कैंसिल, इधर भी 3 की पावर 2, इधर भी 3 की पावर 2 कैंसिल। तो ये बच गया आपके पास 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में आपको चीजों को सॉल्व करना है। और ये सवाल 2 से 3 मार्क्स का आता है आप लोगों के पास, 2 से 3 मार्क्स का सवाल। ओह सॉरी गाइस, यहां पे आपके पास 5 की पावर 5 है ऊपर और नीचे 5 की पावर 2 है, तो बेस ए में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 125 होता है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों के पास इस टाइप का भी आता है, a की पावर -1 इसको मैं लिख सकता हूं 1/a प्लस b की पावर -1 इसको मैं लिख सकता हूं 1/b, है ना। और इस पूरे की पावर कितनी है आप लोगों के पास, -1। अब देखो अगर आपके पास होता 1/2 प्लस 1/3 तो आप इसको सॉल्व करते, इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते, तो 3 + 2 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते 2 × 3, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा b + a डिवाइडेड बाई a × b और पूरे की पावर -1, पूरे की पावर -1 है। देखो कभी भी अगर आपके पास ऐसा आ जाए x/y और इस पूरे की पावर -1 आ जाए तो क्या करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी अपने आप। तो बस इन दोनों को, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी अपने पास। और किसी की भी पावर अगर 1 हो तो वो सेम आंसर आ जाता है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलो अब आपके पास 1-2 सवाल और बचे हैं, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको इसको प्रूव करना है। ऐसा सवाल आप लोगों के पास आता है, रेशनलाइजेशन का सवाल है, 1/1 + √2, 1/√2 + √3, है ना। इस टाइप का सवाल आप लोगों के पास आता है, वो 2 के बराबर इसको प्रूव करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको अलग से रेशनलाइज कर लो। अलग से कैसे रेशनलाइज करोगे, ऐसे। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। अगर मैं इसको, अगर मैं अपने इस सीक्वेंस को ऐसे लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा, √2 को पहले लिख लूं, 1 को बाद में लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस है ना, कुछ भी लिख लो पहले। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बड़ा नंबर आगे लिख देता हूं, छोटा नंबर पीछे लिख देता हूं, है ना। √3 बड़ा है और √2 छोटा है, तो हर जगह पे मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, √4 + √3, हर जगह पे डॉट 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 प्लस 1/√9 + √8, ये कर दिया मैंने। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको रेशनलाइज करोगे। सबसे पहले अलग से करना है इसको रेशनलाइज। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे ना, तो आपको पता है √2 - 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी, और नीचे भी मुझे √2 - 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
अगर मैं ऐसा करता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा मेरे पास √2 - 1 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b, यानी कि a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2, -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना बचेगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 कितना बचेगा, -1, यानी कि इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया, √2 - 1। उसी तरीके से इसका भी कर लो, 1/√3 प्लस √2। इसका करोगे तो ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से बस साइन चेंज कर देना है, बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 - √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 यानी कि a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस √2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास √3 माइनस √2, है ना। ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा आपके पास √4 माइनस √3, इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √4, इसका आंसर आ जाएगा √6 माइनस √5, और ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा √9 माइनस √8, ऐसा आ जाएगा आपके पास, ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे √2 पॉजिटिव है, √2 नेगेटिव है, √3 पॉजिटिव, ये √4 पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ये कटता जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बस ये √9 और 1 -1 बच जाएगा आपके पास। तो √-1 प्लस √9 सिर्फ इतना बचेगा, -1 एज इट इज, और √9 का आंसर आएगा आपके पास कितना, 3। तो -3 प्लस कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। इसको सॉल्व करना आराम से, है ना, इसको आराम से सॉल्व करना, मैंने तरीका बता दिए, सबको रेशनलाइज कर दो तो ये चीजें बचेंगी। फिर जो कट रहा है काटो, बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है भाई। चलो हाँ, अब रेशनलाइजेशन के ऊपर ही एक ऐसा सवाल भी आता है जिसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें दे रखी है आप उसको सॉल्व करो। 3 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √7, इसको रेशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √7, है ना। ऊपर वालों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बच जाएगा 3 प्लस √7, सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेम चीज है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a हमेशा यही होगा डिनोमिनेटर में, a + b इंटू a - b, हमेशा ऑलवेज यही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास कितना, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7 हो जाएगा, ये हो गया। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, √7 का करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाता है आपके पास, 16 हो जाता है, प्लस 2 इंटू 3 6 √7 डिवाइडेड बाई 2 बच गया। अब अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा बेटा 8 प्लस 3 √7 डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आ जाएगा तो ये बच गया आपके पास 8 प्लस 3 √7, यानी कि रेशनलाइजेशन करने के बाद इसका आंसर आ गया कितना, 8 प्लस 3 √7, जो कि a प्लस b √7 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, a प्लस b √7 के बराबर है। अब ये आपके पास बेटा क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है, ये पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल को रेशनल के साथ कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इरेशनल क्या है, 3 √7, और इधर इरेशनल क्या है, b √7, तो इरेशनल को इरेशनल के साथ कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a आपके पास 8 आ गया, b आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को a और b का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है जी। चलो सर, यस गाइस, यही तक था हमारा साथ, बाकी है ये होमवर्क सवाल क्यों है, इसका आंसर तो हमने निकाल लिया था, बट ठीक है कोई बात नहीं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना यार आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन,
कोई सवाल अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, सर ये वाला सवाल नहीं आया, या फिर कोई अच्छी चीज़ लगी हो, कोई बुरी चीज़ लगी हो, वो भी ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज, एंड मेक श्योर कि यार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी आपको रिलेवेंट जानकारी मिलेगी। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता हो तो कर सकते हो। एंड मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज गाइज, है ना। चलो बाय बाय, सी यू सून।